राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को खाली कराए जाने के मामले पर आरजेडी की ओर से भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर सवाल किया गया कि जेडीयू सांसद संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर को बिहार सेंट्रल पुल के मकान किस नियम के तहत आवंटित किए गए। आरजेडी के आरोप पर जेडीयू और बीजेपी ने पलटवार किया है। करीब एक महीने पहले भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को पटना का 10 सर्कुलर रूट बंगला खाली करने का नोटिस दिया था। एक महीने बाद भी बंगला तो खाली नहीं हुआ, लेकिन सियासत बदस्तूर जारी है। जेडीयू की ओर से बार बार उठाए जा रहे सवाल पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी की ओर से भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर सवाल पूछा गया है कि जेडीयू सांसद संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर को बिहार सेंट्रल पूल के मकान किस नियम के तहत आवंटित किए गए हैं, जबकि ये आमतौर पर मंत्रियों या सभापति को दिए जाते हैं। क्यों उसमें रह रहे? क्या उसमें कोई तहखाना है, कुछ छिपा हुआ है क्या? तो जीतनराम मांझी जी जब आवास में रह रहा है, वो केंद्रीय मंत्री है, उनको दिल्ली में मिला हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को खाली कराए जाने के नोटिस पर जिस ढंग से आरजेडी ने पत्र लिखकर सवाल खड़ा किया, उस पर सियासत बेहद तेज हो गई। राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को लेकर राजद का हंगामा पूरी तरह से राजनीतिक ड्रामा है। कानून और नियम सभी पर समान रूप से लागू है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने इसे आरजेडी का खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला रिएक्शन बताया है। बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग समझते हैं कि जिस आवास में वो रहते हैं भले ही सरकारी हो, लेकिन उनका बपौती हो चुका है। बता दें, करीब 20 साल से लालू परिवार का सरकारी पता रहा है पटना का 10 सर्कुलर रोड। नई सरकार बनने के बाद 25 नवंबर 2025 को भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दिया था और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया था। तभी से इस मुद्दे पर सियासत जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आखिरकार ये राबड़ी देवी का बंगला विवाद क्या है, इसे क्यों लेकर इससे चर्चा हो रही है, इसे आपको समझा देते हैं। तो चलिए अब खबर तो समझते हैं। देखिए, लालू परिवार पटना के 10 सर्कुलर रोड बंगले में रहता है। 25 नवंबर को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दे दिया गया। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया और नोटिस मिलने के बाद सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई। कई आरजेडी नेताओं ने बंगला ना खाली करने की बात कही। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि क्यों नहीं खाली करेंगे बंगला। ये सवाल पूछा गया कि आखिर किस हक से आप ये कह रहे हैं कि हम बंगला नहीं खाली करेंगे। बंगले पर विवाद को अब आप समझ लीजिए। देखिए, राबड़ी देवी को नोटिस पर आरजेडी ने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा। उस पत्र में क्या था, ये भी आपको बता दें। आरजेडी ने पत्र के जरिए ये सवाल पूछा, जेडीयू के 2 सांसद मंत्री कैटेगरी वाले बंगले में आखिर कैसे रह रहे हैं। जीतनराम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में बंगला कैसे है उनका, ये भी एक सवाल विपक्ष की तरफ से किया गया। आरजेडी के आरोप पर बीजेपी जेडीयू का पलटवार। आरजेडी के लोग सरकारी बंगले को निजी संपत्ति समझते हैं। आरजेडी के लोग खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हरकतें कर रहे हैं। सरकारी बंगला पद के अनुसार ही अलॉट किया जाता है और ऐसे में अगर उन्हें बंगला खाली करने के लिए कहा गया है तो उन्हें करना होगा। बंगला विवाद पर फिर 2 बड़े सवाल कि राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस आखिर क्यों दिया गया इतने वर्षों के बाद, और कैसे अलॉट होता है ये सरकारी बंगला, इसको भी आपको समझा देते हैं। तो आइए पहले ये समझते हैं कि 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस क्यों दिया गया। तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कोटी का बंगला है 10 सर्कुलर रोड। राबड़ी देवी अभी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष के नाते 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। मंगलवार को भवन निर्माण विभाग ने मंत्रियों के साथ साथ बिहार विधान परिषद राबड़ी देवी के लिए भी नए आवास का आवंटन किया। भवन निर्माण विभाग की तरफ से औपचारिक पत्र जारी किए गए और इस पत्र में यह स्पष्ट लिखा गया, चूंकि राबड़ी देवी अब बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, इसलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष के कोटे से हार्डिंग रोड का ये नया बंगला आवंटित किया जा रहा है। अब आप ये भी समझिए कि सरकारी आवास किस आधार पर आवंटित होते हैं। दरअसल 10 सर्कुलर रोड बंगला पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का है। नियमों के अनुसार जब कोई नेता पूर्व मुख्यमंत्री के पद से हटकर किसी अन्य संवैधानिक पद जैसे कि नेता प्रतिपक्ष पर चला जाता है तो उसे उसी पद के अनुसार या नया आवास आवंटित कर दिया जाता है।
पुराना बंगला उसे खाली करना होता है और इसी लिहाज से राबड़ी देवी को भी ये कहा जा रहा है कि आपको अपना बंगला खाली करना होगा। बढ़ते आगे, एक तरफ देश और दुनिया में नए साल के जश्न का उत्साह है, तो दूसरी तरफ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाने से ही इनकार कर दिया और एक फतवा जारी कर दिया, जिस पर सियासत सुलग गई है। साधु संतों की आलोचना के साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पहले अपने अंदर की विकृति खत्म करें मौलाना। तब देना चाहता हूं कि नए साल पर जश्न मनाना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज है। क्या नए साल का जश्न इस्लाम विरोधी है? ये हम नहीं कह रहे, ये सवाल खड़ा हुआ है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के एक फतवे के बाद। मौलाना ने मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाने से मना करने वाला फतवा जारी कर दिया है, जिसकी आलोचना और सियासत दोनों ही हो रही है। पहले आप सुनिए कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्या कहा। कहीं से खबर मिली कि कुछ नौजवान लड़के लड़कियां जश्न मना रहे हैं तो उलमाए किराम सख्ती से रोकेंगे। नए साल को लेकर जारी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के फतवे पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। साधु संतों ने मौलाना और उनके फतवे का विरोध किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पहले अपने अंदर की विकृति खत्म करे मौलाना, जो लव जिहाद के लिए करते हो, हेट स्पीच देते हो। मैं देश के सभी मौलानाओं से अपील करता हूं, अपने अंदर की विकृतियां को खत्म करना चाहिए पहले। हालांकि मौलाना ने युवाओं को शोर शराबे और फिजूल खर्ची से बचने की सलाह देते हुए पश्चिमी परंपराओं की नकल करने से बचने की नसीहत दी है। लेकिन सवाल है कि क्या इस तरह से नए साल के जश्न को इस्लाम विरोधी बताना और उस पर फतवा जारी करना ठीक है? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब इन सारे माजरे के बीच सवाल यही उठता है कि क्या नए साल का जश्न मनाना वाकई मुस्लिम धर्म के खिलाफ है और इसके लिए आखिर फतवा जारी करने की क्या जरूरत थी? तो आइए खबर को समझते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। नए साल के जश्न पर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी कर ये कहा है कि उन्होंने साफ शब्दों में नए साल का जश्न नाजायज बता दिया। इस्लामी कैलेंडर में नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, इसकी चर्चा उन्होंने की है और इसी पर उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि शरीयत इस तरह के जश्न की इजाजत नहीं देता है। अगर कोई मनाएगा तो उलमाए किराम सख्ती से रोकेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। और अब खबर में समझने वाली बात यह है कि आखिर फतवा क्या होता है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि फतवा उन्होंने जारी कर दिया है। तो आपको बता दें कि फतवा वो राय है जो धार्मिक मुद्दे पर मांगा जाता है। जैसे कोई धार्मिक विद्वान या मुफ्ती देता है, उसे फतवा कहा जाता है। फतवा एक इस्लामी कानूनी राय जो किसी विशेष धार्मिक, सामाजिक या व्यक्तिगत मसले पर दी जाती है। और फतवे पर विवाद क्यों होता है, ये भी आप जान लीजिए। देखिए, चरमपंथी और रूढ़िवादी फतवा जारी होने पर, आधुनिक मुद्दों पर मतभेद होने पर कई बार विश्वसनीयता और प्रासंगिकता पर सवाल उठते हैं। अलग अलग व्याख्या से विरोधी फतवे जारी हो सकते हैं और इसी को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। फतवों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही है। क्या कहा है वो भी समझिए। फतवों की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। कोई भी कानून फतवों को मान्यता नहीं देता है। अगर फतवा जारी कर दिया भी गया तो कानूनन वो सही या गलत नहीं हो सकता है। बुनियादी अधिकारों का हनन करने पर फतवे को सही नहीं माना जा सकता। शरीयत कोर्ट फतवा जारी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मानना कोई कानूनी बंदिश आपके लिए या हमारे लिए नहीं है और इसी बात की चर्चा की जा रही है। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे ने बंगाल के राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है। बंगाल में घुसपैठ पर जारी सियासी वार पलटवार के बीच ममता बनर्जी ने अमित शाह को लेकर एक विवादित बयान दिया है। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर दिया। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और तैयारियां तेज कर दी है, जिसका शंखनाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता से कर दिया। इधर अपनी सत्ता बचाने के लिए ममता बनर्जी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। 3 दिन के दौरे पर भले ही सत्ता में नहीं आई,
लेकिन राज्य की दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2026 में बीजेपी को बंगाल जिताने के लिए अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है और इसीलिए वो बंगाल दौरे पर गए थे, जहां घुसपैठी के मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी और इसी से भड़ककर ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ विवादित बयान दिया, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। बढ़ते आगे, रोहतास में रोपवे हादसे के बाद कई संगीन सवाल उठ रहे हैं। नीतीश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट धराशायी होने के बाद जैसे कोई सपना टूट गया हो। रोपवे हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कैमूर पहाड़ी पर बन रहा ये वही धराशायी रोपवे है जिसके टूटने के बाद सरकार की जमकर किरकिरी हुई। 26 दिसंबर को ट्रायल के दौरान ही रोपवे धराशायी हो गया। जड़ से उखड़ गए लोहे के खंभे, आड़े तिरछे लटके हुए केबिन और दूर तक जमीन पर पसरी मोटी मोटी रस्सियां। ये किसी सपने के टूटने जैसा था। रोपवे टूटने के बाद जमकर सियासत हुई। विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार का रोपवे बताया तो सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। जांच पूरी होने के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने प्रोजेक्ट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया। निर्माण कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट किया। इसलिए हम लोगों ने ये संवेदक की भी लापरवाही माना है। जो हमारे एक तो कनीय अभियंता हैं और जो परियोजना प्रोजेक्ट के इंजीनियर हैं, ये दोनों की भी लापरवाही हम लोगों ने प्रथम दृष्टया में पाया है। न्यूज 18 ने रोपवे गिरने की खबर बेहद प्रमुखता से चलाई थी। 26 दिसंबर को ट्रायल के दौरान रोपवे टूट गया था। ताश के पत्तों की तरह टावर जमींदोज हो गए थे। खंभों के साथ सारे टावर जमीन पर आ गए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ड्रीम प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। 13 करोड़ 65 लाख की लागत से इसको बनाया जा रहा था। साल 2019 में सीएम नीतीश ने इसका शिलान्यास किया था। नए साल के मौके पर इसके लोकार्पण की तैयारी चल रही थी। रोपवे हादसे की जांच पुल निर्माण निगम की है। रोपवे हादसे की जांच पुल निर्माण निगम ने की। जांच रिपोर्ट में ठेकेदार और विभाग के इंजीनियर दोषी पाए गए। सरकार ने प्रोजेक्ट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। रोपवे निर्माण कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। रोपवे के धराशायी होने के बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे थे, लेकिन सरकार ने तय समय में एक्शन लेकर साफ संदेश दिया है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ हुए हादसे के बाद क्या कार्रवाई की गई, उसे आपको समझाते हैं। देखिए, रोपवे हादसे पर कार्रवाई में सबसे पहले जांच रिपोर्ट में ठेकेदार और विभाग के इंजीनियर को दोषी पाया गया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर सस्पेंड किए गए। रोपवे निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट तक कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि रोपवे हादसे पर कैसे कैसे एक्शन लिया गया। रोहतास में बन रहा रोपवे सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। रोहतास में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया था और नए साल में इसे लोगों को सौंपना भी था। उद्घाटन के पहले ही रोपवे का टूटना बहुत बड़ी बात थी। हादसे को विपक्ष ने इसे घेरा भी, इस पर सवाल भी उठाए, सरकार पर सवाल उठाए। सरकार ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लिया। जांच के बाद तुरंत एक्शन लिया, कार्रवाई की गई। रोपवे हादसे पर एक्शन के जरिए सरकार ने संदेश भी दे दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये साफ साफ एक्शन से नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, बिहार में अब जमीन के घूसखोर दुश्मन नहीं बचेंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यह साफ कर दिया है कि उनका एक ही मकसद है, भूमि सुधार को आगे बढ़ाना। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले, गलत तरीके से रसीद कटवाकर म्यूटेशन करने वाले माफिया और अधिकारी की अब खैर नहीं है। तरह के विवादित वातावरण जो भी बनाएंगे, सही विवाद रहित जमीन को भी विवादित करने वाले लोग नहीं बचे। बिहार में जमीन के घुसखोर अब नहीं बचेंगे। जमीन लूटने वाले माफिया और उन्हें शह देने वाले अधिकारियों पर अब एक्शन तय है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा एक्शन मोड में हैं। विजय सिन्हा एंग्री मैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं।
भरी सभा में अधिकारियों को लताड़ और फटकार के बाद राजस्व सेवा संघ ने सीएम नीतीश को पत्र लिखकर डिप्टी सीएम के जन कल्याण संवाद को रोकने की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों की नाराजगी का विजय सिन्हा पर कोई असर नहीं दिख रहा। किसी के भावना को चोट पहुंचाने का सरकार की नीति नहीं होता है। सरकार की नीयत साफ है, भूमि सुधार को आगे बढ़ाना, जनता के हित में काम करना। विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि उनका एक ही मकसद है, भूमि सुधार को आगे बढ़ाना। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले, गलत तरीके से रसीद कटवाकर म्यूटेशन करने वाले माफिया और अधिकारी अब नहीं बचेंगे। तरह के विवादित वातावरण जो भी बनाएंगे, सही विवाद रहित जमीन को भी विवादित करने वाले लोग नहीं बचे। तो स्वस्थ होना होगा, विभाग को स्वस्थ कर देंगे तो सब स्वस्थ हो जाएंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अधिकारियों पर क्या बरसे, उन्हीं के विभाग के अधिकारियों ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। राजस्व सेवा संघ ने सीएम नीतीश को पत्र लिखकर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि सबको स्वस्थ होना ही होगा। विजय सिन्हा लगातार अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, लापरवाह अफसरों पर एक्शन ले रहे हैं। जन कल्याण संवाद में डिप्टी सीएम, सीओ, डीसीएलआर, एडीएम किसी को भी छोड़ नहीं रहे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जमीन के घुसखोर दुश्मन पर कार्रवाई से क्या प्रॉब्लम है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।